करते हैं उसी सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यू नो वेरी वेल, हम यहाँ पे इनसाइट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन। सी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये 11 जुलाई 2022 के, हम जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जुलाई मंथ को कंप्लीट करने की जल्दी से कोशिश करेंगे ताकि हम अगस्त मंथ को भी हम स्टार्ट कर पाएँ। एनीवे, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर बोर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रियो डी जेनेरियो 2022 में हुई थी, क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अडॉप्ट किए गए थे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015, मतलब ये 2015 से 2030 तक है, तो ये दोनों की दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन रियो डी जेनेरियो 2012 में इसको लॉन्च किया गया था या फिर पहले बात हुई थी। इसमें मेन एम है कि हम किस तरीके से पॉवर्टी को एंड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को एंड कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी हो सकती है, किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अजीब है, पर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो माइट बी आस्क्ड एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर। क्वेश्चन है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब ये है कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर। तो आपसे पहली स्टेटमेंट इसके बारे में ये है, IPBES एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई थी। क्यों? ताकि हम कंजर्व कर सके सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या ऐसा हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ ऐसा बनाया गया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने आप से पूछिए। बेसिकली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं किया गया है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात करता। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऐसा माना जाता है डेवलप्ड कंट्री की ज़्यादा सुनता है, तो डेवलपिंग कंट्री या फिर जो आपकी वाटर के आसपास की जो कंट्री, आइलैंड कंट्री स्पेसिफिकली, उनकी नहीं सुनेगा। एनीवे, सेकेंड है द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट सर्विस टू दिस IPBES। नंबर थर्ड है, इसका इंटेंट ये है कि जो IPCC है वो सिमिलर रोल जो है ये प्ले करता है। जैसे यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन, जैसे पॉलिसी प्लेटफॉर्म है, साइंस बेस्ड पॉलिसी प्लेटफॉर्म, तो क्या ये IPCC के सिमिलर है, बताना है आपको। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट को सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई है स्टेट्स के एस्टेब्लिश बाय स्टेट टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेरेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो इट वाज एस्टेब्लिश पनामा के अंदर बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2012 के अंदर ही। इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी, सो मेक श्योर यू नो वेरी, आप इसको याद रखना। However, at the request of the IPBEC plenary and with the authorization of the UNEP governing body 2013, United Nation Environment Program provide किया था उसके द्वारा इसको सेक्रेटेरिएट, राइट। गवर्निंग बॉडी IPBES में कौन कौन है? फॉर एग्जांपल CBD है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है डिजिटल नोमैड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिजिटल नोमैड। इसका मतलब क्या होता है? तो रिमोट वर्कर हु ट्रैवल टू डिफरेंट लोकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई अगेन रिपीट, डिजिटल नोमैड्स कौन होते हैं? रिमोट वर्कर हु ट्रैवल टू डिफरेंट लोकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेट्स सी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडोनेशिया हैज़ अनाउंस्ड डिजिटल नोमैड वीज़ाज फॉर ट्रैवलर टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, तो मतलब जो इंडोनेशिया में बार बार जाते थे उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम या पॉलिसी लेकर आई है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट। डेट्स व्हाई इट इज़ अ न्यूज़। इसमें क्या होता है, जो रिमोट वर्कर है वो डिफरेंट लोकेशन पे रेगुलर बेसिस पे किसी कंट्री को, किसी जगह को बार बार घूमने आते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। डिजिटल नोमैड आर अ पीपल हु वर्क रिमोटली वाइल वर्किंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पेंडिंग देयर अर्नड इनकम इन द कंट्री दे आर ट्रैवलिंग टू। अनलाइक ए रेगुलर रिमोट वर्कर हु टेंड टू स्टे इन वन जियोग्राफिकल एरिया, डिजिटल नोमैड जो है ट्रैवल करते रहते हैं एंड एक्सप्लोर करते रहते हैं जब वो काम भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में कोई वर्कर, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर गया, डॉक्टर जो है वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे तो करेगा लेकिन वो कहीं कहीं घूमने भी जाएगा रेगुलर बेसिस पे। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा ये लेकर आया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंकी पॉक्स डिजीज़ के बारे में आपको बताना है। क्या एक वायरल जूनेटिक डिजीज़ है? क्या एक वायरल जूनेटिक डिजीज़ है विद सिम्टम्स सिमिलर टू दो सीन इन द पास्ट इन स्मॉल पॉक्स पेशेंट। जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट है
उसी तरीके के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ यूजुअली अ सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद द सिम्टम लास्टिंग फ्रॉम 2 to 4 वीक। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लेने के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप करेक्ट पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फर्स्ट है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। सेकंड है, द टोबैको बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया वेयर द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, यू शुड मेक बी। तो बी यहाँ पे सही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करती है टोबैको टू यूएसए फॉर फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, दैट्स व्हाट इज द न्यूज़। स्टेटस की बात करें, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, नॉट आफ्टर ब्राज़ील, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है ब्राज़ील के बाद ऑफ टोबैको। नोडल एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको देखती है, और जो टोबैको बोर्ड है 1975 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के थ्रू। 1976 में ये बन गया था। नन ऑफ द बिग डील है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। वैसे एक बार फिर से आप चेक करना कि ये सीरियसली वहीं पे है या नहीं है, क्योंकि मैं एम नॉट श्योर ऑफ इट। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट पूछा जा रहा है, द म्यून इज वन ऑफ द फंडामेंटल सब एटमिक पार्टिकल। सेकेंड है, म्यून आर सिमिलर टू प्रोटोन बट वेग मोर देन 207 टाइम ऑफ प्रोटोन इटसेल्फ। नंबर थर्ड है, म्यून्स आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज कोलाइडिंग विद मोलिकुलर इन देयर अपर एटमॉस्फेयर। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। मतलब म्यून जो है अपर एटमॉस्फेयर पे बनता है जब कॉस्मिक रे जो है कोलाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो क्या वहाँ से म्यून निकलते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेकंड इज रॉन्ग। देखते हैं, म्यून इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। कल पेपर से हमने उसके क्वार्क के बारे में भी डिस्कस किया था, इसी तरीके से वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल था। उसके जो है 6 रिवीजन थे ना। द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स एज डिस्क्राइबिंग एज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल। म्यून्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट वेग मोर देन 207 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये प्रोटॉन से ना रिलेट करते हुए प्रोटॉन से रिलेट ना करते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड है। Muon occur naturally when cosmic ray striking Earth's atmosphere and particle accelerated by the permeable can produce them in the large number, right? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा। तो याद रखिए वेस्ट बंगाल के अंदर है। सिंगालीला नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द सिंगालीला ridge at an altitude of 7,000 feet above sea level in Darjeeling district of West Bengal. So make sure you remember it. It is quite important and this type of question are frequently asked by the UPSC. Let's see the next question. रेड पैंडा के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का। क्या ये जो है इंडेंजर्ड की लिस्ट में है IUCN के हिसाब से। इट लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। नंबर थर्ड, इट इज थ्रेटन्ड बाय पोचिंग, मतलब क्या इसको खतरा किससे, पोचिंग से, एज वेल एज द डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। याद रखना, जब भी आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे मेन रीज़न है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, एक तो डिफॉरेस्टेशन और जो फ्रेगमेंटेशन होता है। थर्ड है हैबिटेट लॉस, और सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट भी हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बस यही है, अर्बनाइजेशन हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही यहाँ पर सही है। तो इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। येस, इट इज़ द इंडेंजर्ड है IUCN की थ्रेटन लिस्ट के अंदर, एंड थ्रेटन बाय पोचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। एनीवे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN के हिसाब से शेड्यूल फर्स्ट में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972। रेड पांडा आर शाई, सोलिटरी एंड आर्बोरियल एनिमल ये होते हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस द ग्लोबल कंजर्वेशन। रेड पांडा सर्वाइवल इज क्रूशियल फॉर द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट एंड द ईस्टर्न हिमालयन बोर्ड लीफ फॉरेस्ट। ये जो है स्टेट एनिमल है सिक्किम का। प्रोटेक्टेड जो मेजर लिए गए हैं इनको बचाने के लिए, जैसे स्वान हो गया, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क के थ्रू जो भी पोचिंग वगैरह करते हैं तो उनको रोका जाता है। आगे बढ़ते हैं, नरोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। सिंगालीला भी हमने अभी देखा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर था। कहाँ पे था, तो दार्जिलिंग के एरिया में 7,000 फीट अबव। द नंबर ऑफ द रेड पांडा हैज़ बीन डिक्लाइन इन द वाइल्ड इवन इन द सिंगालीला एंड नरोरा वैली, जो उसका हैबिटेट हुआ करता था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। द क्रॉप इज़ अ सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है नेचर के अंदर, एंड ये जो है 120 दिन मतलब 4 महीने लेते हैं। फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट इनका होना चाहिए। और फॉरेस्ट फ्री हम वहाँ से कहाँ पे पढ़ते हैं, जब कॉटन को उगती है तो वहाँ पे फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। मीडियम रेनफॉल, लोएमी सोयल इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें हाई पोटेश की मात्रा हो, आयरन भी कंटेंट ज़्यादा। इट कैन नॉट टॉलरेट हाई स्पीड विंड, नहीं
टॉलरेट कर पाते हैं, एंड स्टॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द क्रॉप। तो टोबैको यहाँ पे सही है क्योंकि ये एक सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है। पहली बात तो ये जो है 120 दिन जो है फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट जिनको चाहिए, ये ज़्यादा विंड या स्टॉर्म्स को सहन नहीं कर पाते, तो इसी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक्सपोर्टेड टोबैको टू द यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स वेट इज न्यूज। स्टेटस के क्रम, अच्छा ये मेरे हिसाब से दोबारा से रिपीट हो रहा है। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जुलाई के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। द नेशनल मोट ऑफ द इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा मुंडका उपनिषद, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रम्प इज अ पार्ट ऑफ द मंत्रा फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। राइट, आगे बढ़ते हैं। टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड इट्स आइडियल्स, मतलब ये है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना चाहिए और जो भी हमारे उसके आइडियल्स है वो रिस्पेक्ट रहे। एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज अ प्रोविजन मेड अंडर फंडामेंटल ड्यूटी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 15 क्लोज ए में इसके बारे में बताया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट अभी पब्लिश की गई, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखी है वो सही है। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन पब्लिशिंग द वर्ल्ड WPP इन अ बाइनियल साइकिल सिंस 1971, मतलब 1971 से जो ये एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है पब्लिश की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक ईच रिविजन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल टाइम सीरीज ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेटर सिंस 1970s। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। सी, जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डिवीज़न जो यूनाइटेड नेशन का है वो 1951 से पब्लिश किया जा रहा है और इसको 1950 डेट से ही इसको जो है पब्लिश कर रहे हैं रिवीजन के साथ। इट डज सो टॉकिंग, ये जो है क्या क्या बताते हैं, नेशनल डेटा लेते हैं और फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और कितना माइग्रेशन हुआ है उसके बारे में जानकारी हमें देता है। राइट, अच्छा मैं एक बात बता दे रही हूँ, जो भी अर्बनाइजेशन होता है ना, अर्बनाइजेशन वेब पे आप इसका ये डेटा है काउंट कर सकते हैं। देखो अर्बनाइजेशन की वजह से 17.4% से स्लम क्रिएट हो रहे हैं। राइट, हमारी टोटल पॉपुलेशन जो अर्बनाइजेशन के अंदर है 31% है एज पर सेंसस ऑफ 2021, एंड ये उम्मीद है कि 2030 तक ये जो आंकड़ा है 31% का 50% पहुँच जाएगा। ओके, अच्छा लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डार्क एनर्जी। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। डार्क एनर्जी इज अ मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक अप लेस देन, ये गलत है। वाइल डार्क मैटर अट्रैक्ट एंड होल्ड गैलेक्सीज टुगेदर, क्या जो डार्क मैटर है उसकी वजह से गैलेक्सी जो है एक दूसरे से जकड़ी हुई है। डार्क एनर्जी रिपेल्स एंड कोज द एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? बी सही है। देखो डार्क मैटर की वजह से गैलेक्सी होल्ड होती है। अब डार्क मैटर को इस तरीके से समझें जैसे ब्लैक होल हो गया, और डार्क एनर्जी की वजह से जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। राइट, डार्क एनर्जी द मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट मेक अप अबाउट 68%, तो एनर्जी 68% और मैटर कम ही है बेसिकली। द यूनिवर्स हैज इंट्रीग्ड फिजिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर फॉर डिकेड्स। Dark energy has been noted as the most profound mysterious in all science. With advanced technology and newer experiments, scientists have found certain clues about it. Recently, international team जो है अभी रिसर्चर की भेजी गई थी, पोटेटिव डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी। एवरीथिंग वी सी द प्लैनेट मून ये सब की सब मैटर में आता है। जो 68 जो है डार्क एनर्जी जो एक दूसरे मतलब एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से जो हमारी गैलेक्सी जो एक्सपेंड हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम अकर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये गलत है। जो जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ में भी और साउथ में भी उठती है। साइक्लोन ओनली सम साइक्लोन डेवलप है, नहीं तो ये सी बिल्कुल सही बात है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ इज नियरली 10, नहीं इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओनली सेकंड यहाँ पे सही है और ये ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे देखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट पूछा जा रहा है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। अगेन रिपीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ही इज पायनियरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। ही इज पॉपुलर एज द फादर ऑफ द इंडियन केमिस्ट्री। Number 3, Indian Bengal Chemical and Pharmaceutical Limited was established 1901 by Acharya P.C. Ray। तो आपको कौन से यहाँ पे सही है? सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। लेट्स सी अबाउट हिम। P.C. Ray जो है प्रफुल्ल आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। Praful Chandra, a contribution in the field of the science was a step toward nation building. He was a scholar who
चैम्पियन एजुकेशन रिफॉर्म, promoted employment through industry and rallied for political advancement in the country. Contribution if you are talking about, discussed several ground breaking chemical compound. तो ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे मर्कुरस नाइट्रेट पब्लिश मोर देन 150 रिसर्च पेपर इन द फेमस साइंस जर्नल, एग्जाम्पल जर्नल ऑफ द केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, एंड लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU बेसिकली कोलकाता के अंदर 1901 में प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा ही बनाया गया था। इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है जस्ट ठीक है, Recently, which one of the following has inaugurated the world first ever facility dedicated to monitoring the space debris and safeguarding the asset in space? तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया तो इसरो। मैं अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। Recently, which of the following inauguration the world first facility dedicated to monitoring the space debris को मॉनिटर करने के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी जिसके द्वारा एक वर्ल्ड फर्स्ट एवर फैसिलिटी को लॉन्च किया गया ताकि मॉनिटर किया जा सके? तो इसरो है। Indian Space Research Organization inaugurated the world first ever facility dedicated to monitoring space debris and safeguarding the asset in space. Let's see the next question. अगला क्वेश्चन आधार के बारे में। आधार प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो इसका मतलब दोनों ठीक है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। सेकेंडली, ऑनलाइन ऑथराइजेशन यूजिंग आईरिस इज पॉसिबल, राइट। आधार प्रोवाइड ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और API विच कैन बी इंटीग्रेटेड इजिली इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड फिंगरप्रिंट और ID से हम इसको खोल सकते हैं। मुकुंदरा हिल कहाँ पे ये पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इन राजस्थान। ये 2004 में स्टेब्लिश किया गया था एंड ये जो पार्ट बनाते चंबल जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला जो क्वेश्चन है, मांडा बुफेलो रिसेंटली न्यूज, उसके बारे में आपसे पूछा जाए क्या ये ईस्टर्न घाट एंड पार्ट ऑफ ओडिशा में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जस्ट अ सेकंड, दे आर द लेस प्रोन टू डिजीज एंड आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शन। Number 3, it is the first animal to be recognized by the National Bureau of Animal Genetic Resources। तो बोलते कौन सा यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हैज रिकॉग्नाइज्ड द मांडा बुफेलो फाउंड द ईस्टर्न घाट में ये लोकेटेड है, कोरापुट रीजन उड़ीसा में बेसिकली पाई जाती है। बेसिकली द मंदरा आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शन, लेस प्रोन टू डिजीज एंड कैन लिव प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस एट लो और a nil इनपुट सिस्टम। दिस बुफेलो जर्म प्लाज्म वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड थ्रू द डिटेल सर्वे जो कंडक्ट किया गया था बाय द एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद द उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विद मांडा बुफेलो रिकॉग्नाइज्ड बाय द NBGAR। It was incumbent upon the center and the state devise a strategy for conservation of these buffalo and 4 breed of cattle जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिंजनपुरी, मोतू, गुमसारी एंड खरिया आर द 2 breed of the buffalo, चिलिका एंड खालाहांडी एंड 1 breed of sheep that is nothing but a कंडरपाड़ा have already received as NAGBR। मतलब ये कह सकते हैं ये पहली नहीं है, राइट। ओके, थोड़ा सा अब हम और चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, इसका मीनिंग क्या है, क्या मैनिफेस्टेशन निकला है, क्या रीज़न रहा है, क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है। सी कि किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग उजागर हुई उसके बारे में बताने की बेसिकली कोशिश की जा रही है। सी देखो रीज़न क्या क्या थे। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी बाय बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी ब्रिटिशर की, वो रिएक्शनरी हुआ करती, जैसे दिल्ली दरबार था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, आर्म्स एक्ट ऑफ 1876, सिविल सर्विसेज में जो एज का बढ़ाना घटाना रिपन के द्वारा किया गया था, ये बट बिल कॉन्ट्रोवर्सी इन 1883 रिपन नहीं सॉरी रिटर्न और रिपन है ना। कर्जन का जो आउटलुक था वेस्ट और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वर्ल्ड वार फर्स्ट के लिए उस जब धोखा दिया गया था उस टाइम, साइमन कमीशन एंड वेरियस उसके बाद 1940 के बाद वेरियस जो एक्ट हुए, रिएक्शनरी पॉलिसी जो ब्रिटिशर की थी वो एक रीज़न बना हमारी कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग को जागरूक करने के लिए। और देखते हैं सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रोल था फॉरेन नेचर के ये हुआ करते थे। अच्छा, इसी के साथ आप देखें तो ये फैक्टर थे जिसकी वजह से ब्रिटिश अनपॉपुलर है। अब इंडियन के बीच में जो यकीन वो कैसी जगह, फॉर एग्जांपल नेहरू रिपोर्ट, उसमें जो है फंडामेंटल राइट मतलब जो बड़े बड़े प्रिंसिपल थे जो कोशिश की गई थी। देखो जो ब्रिटिशर थे वो रूल किस बेसिस पे कर रहे थे, तो याद रखना ये रेशियल मतलब ये बोलते थे कि हमें सिविलाइज्ड करना है पॉपुलेशन को। ओके, वाइट मैन बर्डन की थ्योरी थी।
जब ये खुद हार रहे थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड जैसी चीज़ें कर रहे थे, तो कहाँ से सिविलाइज्ड है कि जब ये खुद ही सिविलाइज्ड नहीं है तो वो किस तरीके से इस आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं। उनकी कुछ रिएक्शनरी पॉलिसी एंड कुछ इंडियंस की अच्छी बात है, जैसे नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट दिए गए थे एंड विद एडल्ट फ्रेंचाइजी और INA का म्यूटनी हो जाना, मतलब इंडियन पीपल आर रिजेंटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर। नंबर 3 था जो 28th मंथ का जो रूल था कांग्रेस का प्रोविंसेस में, बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस जागता है कि येस इंडियंस आर कैपेबल इनफ सो दैट दे कैन रन द कंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन वेरी एफिशिएंटली विदाउट द हेल्प ऑफ दीज वाइट पीपल। उसके साथ फॉरेन नेचर का इनका रूल हुआ करता था। सेकंड है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, अनड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाता था एंजलिस्ट को, है ना। तो एंजलिस्ट ये बहुत मतलब ठीक है, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये दूसरों का कल्चर ख़राब है, बट ये ऐसा नहीं सोच रहे थे, ये सिर्फ अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे थे। एनीवे सेकंड था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर देना, जैसे रेलवे, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राफ, पीपल आर गेट इंटरेक्टेड विद द थिंग्स एंड जो जमानी सिस्टम वो क्रम्बल हो रहा था, जिससे जो कास्ट बेस्ड है वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, है ना। और ट्रेडर की जो इम्पोर्टेंस वो बढ़ रही थी, ब्राह्मण इज़ नॉट गेटिंग द इन्फ्लुएंस एनी मोर इफ़। और इनके द्वारा क्या क्या प्रमोट किया, जैसे एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे अंदर रेशनिंग आई, सेकुलर एजुकेशन दिया, राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल, प्रेस फ्रीडम, जिस आइडियाज़ को प्रमोट हुआ, और डिस्कवरी ऑफ पास्ट जैसे बुक जो है सामने आए, जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है इनका बढ़ तो ज़्यादा घट गया। मॉडर्न वैल्यू की बात करते हैं, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री थ्रू यूपीएससी नहीं आएगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लाइक दैट, कन्फिश और जो कोडिफिकेशन लॉ का किया गया था, जैसे जुडिशियल लॉ है, पुलिस रिफॉर्म भी इनके द्वारा किए गए थे, पुलिस को एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह देखा जाएगा, CID भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आइडिया ऑफ स्टेट इनके द्वारा दिया गया, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत होती है हमारे कंट्री के अंदर। कुछ और मैनिफेस्टेशन इसका हो सकता है, जैसे कुछ मूवमेंट है, जैसे एंटी कास्ट मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, भूदान मूवमेंट लाइक दैट, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिविजुअल लेवल जैसे गांधी जी और भगत सिंह, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो वेरी वेल राइट। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो जागृत होती है। अच्छा, ये सेम ही है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इंडिया अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरीके से हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। पहले 1967 से लेकर 12 गवर्नमेंट थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको हटाया जाता है बाद में। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में आती, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कई सारी पोजीशन थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया, इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू होता है 1893 में, डायरेक्टली इलेक्शन और बजट के बारे में बात की जाती है, लेकिन रियल में इलेक्शन होते हैं 1909 में, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट के ऊपर। ये 1909 के एक्ट में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल बाय गवर्नमेंट, एंग्लो इंडियंस, प्रोविंशियल डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, रिजर्व और ट्रांसफर का यहाँ पे कंसेप्ट था। सेवन कमीशन जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन, लेकिन इसमें कोई भी वाइट पर्सन नहीं था, सॉरी इंडियंस नहीं था। रिपोर्ट जो आती है 19 फंडामेंटल राइट देने की बात की थी नेहरू रिपोर्ट के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1993 बाई कम्युनिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, RBI एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ रिफॉर्म थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए लिए गए थे। तो किस तरीके से हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है। उसके बाद आता है किस तरीके से सिविल सर्विसेज, पहले कॉर्नवालिस कोड आता है। उसके बाद जो है वेलेस्ली के द्वारा जो है 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। चार्टर एक्ट 1853 में ओपन कंपटीशन रखा जाता है। चार्टर एक्ट 1853 में ओपन कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, और लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव का जो डिवीजन यहीं पे देखने को मिलता है, राइट। 1833 में एक लॉ मेंबर वहाँ पे काउंट हुआ था, और 1853 में एक फाइनेंशियल मेंबर भी वहाँ पे एक ऐड हुआ था लेजिस्लेचर में। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861 इंग्लैंड है जैसे इंडिया है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग जगह कराने की कोशिश की गई थी। ओके, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविज़न में, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, क्योंकि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सी, अब एजुकेशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। 1781 में कलकत्ता के अंदर एक मदरसा खोला गया। कलकत्ता के अंदर एक मदरसा खोला गया, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। 1791 में संस्कृत कॉलेज खोला गया जोनाथन डनगन के द्वारा। 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज जो मैंने अभी बताया वेलेस्ली के द्वारा इसको बनाया गया था। कुछ कमेटी जो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए देने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट था मकौले मिनट 1835 इंग्लिश एजुकेशन ट्रिकल डाउन थ्योरी पे फोकस किया। वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, जिसके द्वारा प्राइमरी एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम बनाने की कोशिश, हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होना, ये इनके द्वारा बताया गया।
नेक्स्ट आया था हंटर कमीशन, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस दिया गया था। अगेन वुमेन एजुकेशन इज द मेन कंसिडर। सेटल्ड कमीशन 17, ये देख रहे हैं 1917 कमीशन था बेसिकली। यूनिवर्सिटी से आप इसको रिलेट करके देखिएगा। हार्टो कमीशन 1929 एंड सर्जेंट प्लान ऑफ 1944, और यहाँ पे आपका शारदा प्लान भी आ सकता है ना। अच्छा, अब बात करते हैं किस किस तरीके से, अच्छा ओके, किस किस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन हमारी कंट्री में बढ़ता है। जैसे ब्रिटिशर के आने की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी रूरलाइजेशन, क्या है सॉरी रूरलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म बढ़ गया और जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी हुआ करती थी अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है होना स्टार्ट हो गई। किस चीज़ की हम प्रोडक्शन करते थे, जूट का हो गया, कॉटन का हो गया, और इंडिका को कहा जा सकता है इंडिगो कॉटन शिप बिल्डिंग इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, जूट का 1855 में पहली जो कंपनी खोली गई थी 1855 में रिश्ता के अंदर वेस्ट बंगाल। 1853 में कोसबाई नोभी के दौरान शिप बिल्डिंग में भी इंपॉर्टेंट उस वक्त कंट्रीब्यूशन दिया गया था। और 1901 में एक केमिस्ट जो फाउंडर माने जाते हैं या फिर फादर माने जाते हैं केमिस्ट्री के, 1901 में इंपॉर्टेंट क्या नाम था उसका, प्रफुल्ल चंद्र रे, पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलती है 1901 में कलकत्ता के अंदर। आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि समझ में आए। इंस्टीट्यूशनल कमेटी मैंने बता दी, एजुकेशन से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिशर का वो भी बता दिया। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एक्ट, देखो कौन कौन से एक्ट हैं ये याद रखना भाई। एक्ट पहले पढ़ते हैं फिर किस तरीके से, देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट आया 1867 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, न्यूज़पेपर इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया 1980 में, एंड इसी के अंदर तिलक को जी को सजा दी गई थी। इंडियन प्रेस एक्ट आया 1910 में, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड का यू कैन सी है। उसके बाद किस तरीके से जो स्टेट है उसका कंसेप्ट था, यू कैन सी है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वॉरेन हेस्टिंग, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, यूनियन, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट से, राइट। एजुकेशन कमीशन, मैनफोर्ड ली कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये आप देख लेना, बाकी आप खुद समझदार है। नेशनल एजुकेशन अच्छा हाँ इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो फीलिंग है वो तो मैं बता चुकी। अब कुछ और प्रोविज़न देखते हैं किस तरीके से लिबरल्स एंड व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इसमें मैंने बताया नहीं है, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। देखो इनमें जो कॉलोनियलिज्म की फीलिंग थी वो ये मानते थे कि बेनिफिशियल है ये, और एक्सप्लॉइटेटिव बाद में मानना स्टार्ट होता है। इसमें ड्रेन थ्योरी भी इनके द्वारा दी गई थी, लेकिन जो आपके लिबरल्स नहीं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कन्फ्यूज़न हो रही है, एक्सट्रीमिस्ट, ओके। ये एक्सप्लॉइटेटिव मानते थे। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो नेशन इज इन मेकिंग ऐसा ही मानते थे, लेकिन ये बोलते हैं कि जो एंशियंट टाइम से इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है। लीडर की बात करते हैं एस.एन. बनर्जी, लाल बाल पाल और घोष। सोशल बेस की बात करें तो एलाइट थे, अर्बन एजुकेटेड पीपल यहाँ पे इनका बेस है, लेकिन यहाँ पे रूरल मासेस बेस थे बेसिकली। एंड गोल अगर हम देखें तो इनका मानना था कि ग्रेजुअल रिफॉर्म किए जाने चाहिए। कैसे किए जाने चाहिए, तो पेटिशन, प्रेयर, कॉन्स्टिट्यूशन मेन के, लेकिन ये इनसे उल्टा थे। सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया फॉर इंडियन, इनके कुछ ऐसे मान्यता थी। स्वराज, वायलेंस, टेम्पटेशन, बॉयकट जो है इनका तरीका था। मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट इनके द्वारा चलाई गई, फर्स्ट फेज हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इनके द्वारा नेशनलिज्म का जो बीज है वो बोया गया था, बेस बेसिकली क्रिएट किया गया था, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था जहाँ पे सभी आके मिल सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। और तिलक के द्वारा कहा गया था कि आज का जो एक्सट्रीमिस्ट है कल का लिबरल रहेगा। ओके 1922 में क्या क्या होता है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, और आप एक्सट्रीमिस्ट की जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी देख सकते हैं। मणिकटाला कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें अरविंद घोष को पकड़ा गया था, मुजफ्फर केस, काकोरी केस, कानपुर केस, मेरठ केस, सॉन्डर्स मर्डर केस एंड INA ट्रायल्स, राइट। ओके, अब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सिंपल लिविंग उनकी एक आइडियल्स था। वॉक द टॉक, जो भी वो बोलते थे उसको करते भी थे। सिंपल वर्ड्स का बिल्कुल प्रयोग करते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग उनकी विचारधारा थी। इंटरनल मतलब एक बार सोच लेते थे तो उसी पे काबू रहते थे। सेल्फ एफिकेसी मतलब सिचुएशन कंट्रोल करना जानते थे। उनका जो क्यों करना का जानते थे, क्योंकि इंटरनल लोकस जो बहुत ज़्यादा मजबूत था। गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जैसे सत्य के लिए आग्रह करना, और सत्य के लिए आग्रह नहीं करना, बार बार आग्रह करना, उसके लिए नॉन वायलेंस, ट्रुथ और सर्वोदय, लास्ट पर्सन के बारे में। ये 4 फिलोसफी थी, ये बेस थी ह्यूमनिज्म पे। और जो मैकेनिज्म था वो था स्ट्रगल टू स्ट्रगल। ओके, अब एंशिएंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। टाइम पीरियड दे रखा है, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 3000 से इंडस चालकोलिथिक, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। फॉर एग्जांपल मगध में हर्णक्य, शिशुनाग, नंदा, मौर्य डायनेस्टी।
टाइम पीरियड देखते हुए चलिएगा। स्लेव, अच्छा नेक्स्ट आता है आपका गुप्ता से पहले का जो टाइम पीरियड था, इंडो ग्रीक, शाका, प्रतिहार, कुशानाज, शुंग एंड सतवानाज। इसमें आप कर्ण को भी ऐड कर सकते हैं। गुप्ता पीरियड ओरिजिन 230 से लेके 550 तक रहता है एंड उसके बाद स्मॉल ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, चोरा, चेरा, पैराडिगम देख लेना, पांड्याज। कुछ वैक्यूम रहता है। फिर 700 में 3 साम्राज्य और रूल करते हैं, जैसे राष्ट्रकूटा सेंट्रल इंडिया पे, पाला ईस्टर्न इंडिया पे, पर्थियान वेस्टर्न इंडिया पे, राइट। ओके, टाइम लाइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हुआ, जस्ट अ सेकेंड, इसको बताते हैं। देखो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, यू नो वेरी वेल। 1995 में कोप पहली, कोप 1 कहाँ पे, बर्लिन के अंदर, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैस एंड 41 कंट्री के द्वारा इसको जो है रेटिफाइड किया गया था। 2001 में मार्केट अकॉर्ड होते हैं, डिटेल द रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, सेटिंग ऑफ द फंडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी सो दैट दे कैन ट्रांसफर एंड बिल्ड द कंट्री। मोप 1 जो है मतलब कोप 1 कह लीजिए मॉन्ट्रियल का होता है, क्योटो इंटीग्रेटेड इनटू द फोर्स एंड फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टी टू क्योटो प्रोटोकॉल टुक प्लेस एट 2005, ठीक है। 2007 में बाली कॉन्फ्रेंस होती है। बेसिकली 2007 में पार्टी एग्री टू द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस टू इनेबल द सस्टेन इम्प्लीमेंटेशन टू द लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन बियॉन्ड द 2012, ठीक है। 2009 में कोप 15 होती है, कोपेनहेगन अकॉर्ड यहाँ पे साइन होता है। कोपेनहेगन अकॉर्ड में वॉलंटरी एग्रीमेंट किया जाता है, यहाँ पे नेशनल मेकिंग अप 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन टू लिमिट द, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, अभी ये देखते हैं ग्लासगो के अंदर जो 26 मीटिंग हुई है, इंडिया का क्या क्या कमिटमेंट रहा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। न्यूज़ में क्यों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड 26 मीटिंग ऑफ कोप एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस UNFCCC, यू कैन सी हियर। पीएम मोदी अनाउंस दैट इंडिया विल अचीव नेट जीरो, इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ, नेट जीरो 2070 तक। यहाँ से अगर पूछा जाए न्यूज़ में क्यों 2070 तक हम नेट जीरो बनेंगे। नेट जीरो मिशन का मतलब ये है कि जितना हम CO2 को प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे थ्रू वेरियस थिंग्स। इंपॉर्टेंस नेट जीरो मिशन का ये है, ग्रीन हाउस गैस द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर क्लाइमेट चेंज, तो हम क्लाइमेट चेंज को बेसिकली रोक पाएंगे। हिस्टोरिकल बर्डन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्युमुलेटिव एमिशन आर मच स्मॉलर देन रिच नेशन। डेटा ऑफ CO2 emission from 1975 to 2018 in billion metric ton shows that India's emission are at 51, while that of USA, China, Russia, Germany, UK and Japan stand at 397 to 14। ये एक हिस्टोरिकल डायमेंशन। नेट जीरो एमिशन नीड लो कार्बन टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। सिटी प्रमोटिंग वॉकिंग एंड रिसाइकलिंग, मतलब वॉकिंग एंड रिसाइकलिंग पे हम फोकस करें। कंज्यूमर शुड बी गिवन राइट टू रिपेयर, प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ द स्टोर्ड कार्बन इन एनवायरनमेंट, राइट। अच्छा, इंडियाज एनर्जी मिक्स का ये डायलेमा आप याद रखना। द एनर्जी इकोनॉमिक बूस्ट एंड एनर्जी नीड विद रैपिड, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर 3% है, गैस से हम 4%, 11 रिन्यूएबल रिसोर्सेज 11% एंड कोल से 65% हमारी एनर्जी यहाँ से आती है। इंडिया का क्या क्या कमिटमेंट है, इंडिया नीड टू बी क्रिएट लीगल मैंडेट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी, मतलब हमें क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट जिस तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उससे क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट भी लेकर आना चाहिए। 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट हमने रखा है, सो दैट वी कैन बूस्ट थ्रू नेशनल इंटरनेशनल क्लाइमेट फंडिंग। इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन एम एट प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एज अ क्लीन फ्यूल, हमने हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया। फेम को स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और ब्लेंडिंग हमने मैकेनिज्म को तैयार किया है। और सोलर पावर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करें, इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस तरीके से हम डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और डिज़ास्टर से मुझे याद है, सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर करने के बाद जो है मैपिंग करोगे, मैपिंग करने के बाद अगर मिटिगेट करोगे उस चीज़ को, अगर फिर भी हो जाता है तो प्रिपेयरनेस, फिर रिहेबिलिटेशन, राइट। उसके बाद है एमिशन ऑफ इंडिया एंड अदर। इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 7% ऑफ टुडेज ग्लोबल एमिशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा फॉर द ईयर 2019। पर कैपिटल एमिशन इज टू होना USA कितना है ये देख लीजिएगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आउटलुक फॉर इंडिया, इंडिया GDP पर कैपिटल इज राइजिंग, देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द एब्सोल्यूट राइज ऑफ पॉपुलेशन, देयर इज नो इंडिकेटर व्हेन इंडिया एमिशन विल बी पीक। नेक्स्ट द पंचमित्रा बाय इंडिया, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टुडेज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 500 गीगावाट 2030। 50% जो कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल रिसोर्स से कंप्लीट होगी 2030 तक, ये बोला गया है।
इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्शन टू कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, से हम जो कार्बन एमिशन वो रिड्यूस करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी जो 45% 2030 के 2015 के लेवल से हम कम करेंगे। इंडिया वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल 2070 तक। तो ये हमारा पंचमित्र। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो सी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आप मुझे नहीं आता है, बस आप ऊपर याद रखना, डोंट बी सॉरी। ये किस तरीके से याद रख सकते हैं, यू कैन सी हियर। किस तरीके से क्या क्या एक्सपेक्ट होना था ये यहाँ पे देने की कोशिश की गई। अच्छा, पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। पार्लियामेंट के बारे में शायद में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। देखो ये क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल 79 कौन कौन सा आर्टिकल, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है एक बार फिर भी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आर्टिकल 102 क्या बोलते हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लॉ, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, जहाँ पे अगर आपने वुमेन के अगेंस्ट कुछ काम, गलत काम किया, SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ कुछ काम किया है, नेशनल सिंबल को अपमानित किया है, प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर आपको पकड़े गए हैं और इंसॉल्वेंट हो चुके हैं या फिर अनसाउंड माइंड हो चुके हैं, तो आपको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये बात जाएगी एंड प्रेसिडेंट आपको हटा सकता है और ये बाइंडिंग रहेगा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉमिनेटेड मेंबर है, इंडिपेंडेंट है, NMLA, विप वगैरह इशू ये कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बिल में बिल इंट्रोड्यूस के कौन मेजोरिटी आर्टिकल, ये अलग अलग बारे में यहाँ बताने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसेप्ट क्या है, टाइप क्या है, प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, चीफ इलेक्शन कमीशन की क्या क्या प्रॉब्लम है, ये बताने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की गई है, राइट। एनीवे, इलेक्टोरल रिफॉर्म हम किस तरीके से करते हैं यहाँ पे बताने की, जैसे क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की जो डिबेट चलती रहती है उसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या कौन कहाँ पे डिस्कशनरी पावर है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल डिस्कशनरी पावर आर्टिकल 163, आर्टिकल 200 जहाँ पे रिजर्व करके बिल को रख सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगवाने में अगर सेंटर की मशीनरी या फिर सेंटर की जो बात है वो नहीं मानी गई है तो आर्टिकल 365 यहाँ पे लागू हो जाएगा। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में भी जो है पार्लियामेंट की नहीं चलती है, वैसे तो प्रेसिडेंट की चलती है, विद्या पर चलाता कौन है, गवर्नर। जुडिशियल रिफॉर्म आर्टिकल 161, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एग्जीक्यूटिव की क्या क्या पावर है, और यहाँ पे आर्टिकल 361 में एक्स्ट्रा पावर दे रखी है गवर्नर को, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पे कंसेप्ट यू कैन सी है। इंपॉर्टेंट केसेस, कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, कॉलेजियम सिस्टम, इंदिरा साहनी केस, वोटिंग CBI इंटरोगेटिंग द डेली बेसिस, ऑर्डर रिलीज ऑफ द एक्सिक्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, लिली थॉमस केस, रिकमेंड थर्ड जेंडर, राइट टू मैरी, स्क्रैपिंग फॉर सेक्शन 377, लोधा पैनल, ये सारे के सारे एक एक्स्ट्रा पार्ट हैं जो जुडिशरी के द्वारा बनाए गए। अब यहाँ पे तो समझते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, पार्ट 6 में दे रखे हैं। कंसेप्ट लेजिस्लेचर का कितने हो सकते हैं, 60 से लेकर 500। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ पे 2-3 एक्सेप्शन है, जैसे सिक्किम और गोवा। काउंसिल ऑफ स्टेट यू कैन सी है आर्टिकल 169 में। एबोलिशमेंट इसका किया जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट में ये बताया गया है। ये क्या नहीं कर सकते, ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं ना अमेंड कर सकते हैं। नो सिटिंग, जॉइंट सिटिंग नहीं होती, फंडामेंटल राइट पे कोई डिस्कशन नहीं होता है जैसे उसमें होता है। अब बात करते हैं इलेक्शन करते हैं काउंसिल का, इसमें एडवाइजरी चैम्बर है, एक्सपर्टीज को ऐड करते हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से, जैसे 1/6 जो है आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, कोऑपरेटिव से ये लेकर आते हैं। उसके साथ 1/12 जो है स्टूडेंट से, 1/12 जो है टीचर से, PRI मतलब पब्लिक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, एंड 1/3 MP यहाँ पे होते हैं, राइट। अब बात करते हैं इंडियन जुडिशरी, इंपॉर्टेंट व्हाट इज इट। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर, तो इंडियन जुडिशरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फंक्शन की बात करते हैं, जुडिशियल फंक्शन में कह सकते हैं ये इंटरप्रिटेटर माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल स्टेट के जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजोल्व करने में। एग्जेक्टिव में बात करते हैं तो इट टेक पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द इन इंडिया। एडवाइजरी जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। फीचर की बात कर रहे हैं तो हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, इस तरीके से ऑर्गन ऑफ स्टेट है। इंडिपेंडेंट कहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, बताने की कोशिश की गई। एक्टिंग एंड एड होक जज क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे बताया गया। PIL का कंसेप्ट है प्रोमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज। प्रो बैनो पब्लिशिंग इसमें यूज़ होते हैं जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। अप्लाई टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पे अप्लाई होते हैं।
इसका मेन एम है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, और PIL जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे लगाए जा सकते हैं। बेसिकली इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसका इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है उसको कम कर देते हैं, बट इसके लिए कई सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे लॉकिंग लीगल सिस्टम, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई इसके लिए फिर, एंड वेरियस थिंग्स यहाँ पे है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, PIL, डीमेरिट ड्राइव फंडामेंटल राइट, चेक्स एंड बैलेंसेस, इसके जो फ़ायदे बताने की कोशिश की है, एंड डिस्कशन हो सकता है क्रिटिकल मैटर पे, अलार्म अबाउट राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 132, 124, 127, 129, 31 से लेकर 34, 130, 131, 141, 142, 143, 144, 145, राइट। ओके, अब बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल में ये होता है कि आपने उनकी अथॉरिटी को नहीं माना है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इनकन्सिस्टेंसी है, कई बार ओवर सिंप्लीफिकेशन, ओवर ट्रिवलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन ये हो जाता है मैटर का। और आर्टिकल 130 में जो है अच्छा जुडिशरी के बारे में ही इसका कंटिन्यूएशन, प्रोएक्टिव रोल, रूल ऑफ लॉ, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, ओरिजिनल सेंटर स्टेट, रिट जुडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, एडवाइजरी जुडिक्शन, ये इसके काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेल्ड है, जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल अपील हाई कोर्ट की सुनते हैं, रिट जुडिक्शन कर सकते हैं, ओरिजिनल जो इसकी पावर है सेंटर स्टेट पे, एडवाइजरी जुडिक्शन होती है। इसको याद रखना। लोक अदालत पीपल का कोर्ट है, लीगली बाइंडिंग है, इसके बाहर अपील नहीं कर सकते, नालसा कंसेप्ट से ये टिकर आया गया है। उसके बाद है गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इशू क्या है? चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, देखो मान लीजिए जुडिशरी एक्टिविज्म का कंसेप्ट यहाँ बताने की कोशिश की गई है। देखो कंसेप्ट क्या है, ये रूल ऑफ लॉ बनना चाहिए। प्रोएक्टिव रोल जो है जुडिशरी का माना जाता है, ये जो है इंटरप्रेट करते हैं कौन कौन से काम करते हैं वैसे जुडिशरी, एडवाइजरी करते हैं, रिट जुडिक्शन करते हैं, दूसरा हो गया, और ओरिजिनल जुडिक्शन है सेंटर स्टेट पे, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको तो इंटरप्रेट करते हैं। ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ये धूमिल कर देते हैं। पर क्या होता है कि ना कई बार जो स्टेट है ना वो भी लॉ नहीं बनाती है ताकि जुडिशरी इसको इंटरप्रेट ना कर पाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग ट्री के ऊपर ये फोकस करते हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट किया, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, यू कैन सी द फोटो। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। पहली बात तो कंसेप्ट 1B दे रखा है कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं आर्टिकल 2 और 3 में स्टेट के कंसेप्ट के बारे में। 77 कॉन्स्टिट्यूशन और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्यों बनाई जाती है। पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, कल्चर रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रीजन हो सकते हैं, ट्राइबल रीजन हो सकते हैं, राइट। दिल्ली लॉ मेकिंग बॉडी इनके पास है, और लिस्ट 2 में हर एक सब्जेक्ट, लेकिन लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इनके कब्जे में नहीं है। इसमें 10% ही जो है मिनिस्टर हो सकते हैं, आप इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म के फीचर है, कोऑपरेटिव है, फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव है, यू कैन सी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में CIC, NDRF नीति आयोग, जोनल, NDC, राइट। आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है भैया, आर्टिकल पढ़ना। फाइनेंशियल में आर्टिकल 280, 261, 275, 310 से लेकर 307। कॉम्पिटिटिव में स्ट्रेटेजी बाय आउटलुक एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। आर्टिकल 242 राज्यसभा, GST, 263, 262 और इंडिया सर्विसेज, राइट। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर न्यूट्रल रहता है। गवर्नेंस यूज ऑफ सेक्रेड, अच्छा सी व्हाट डू मीन बाय गवर्नेंस, यूज ऑफ द सेक्रेड स्कार्स अवेलेबल रिसोर्सेज सो दैट वी कैन अचीव द कॉमन इंटरेस्ट। अचीव क्या किया, जैसे डेमोक्रेसी है। और गुड गवर्नेंस में वैल्यूज आ जाती है, कौन कौन सी वैल्यू, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, कंसेंसस वे, रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। स्टेक होल्डर कौन कौन से, मार्केट है, स्टेट है, सिविल सोसाइटी है। उसी के साथ आपका एक पैसल का कंसेप्ट है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिकल, लीगल, क्या क्या डायमेंशन है गुड गवर्नेंस के। इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए, जैसे डिजी लॉकर है, डिजिट है, भूमि है, लोकवाणी है, संपत्ति, आगे भी मैंने बताने की कोशिश की गई होगी। और यू कैन सी हियर द थिंग्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 73 एंड 74, प्रोविजन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी, इंस्टीट्यूशन UPSC, कैग, ECI, FC, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन चार्टर, RTA, सर्वोत्तम मॉडल, इंस्टीट्यूशन लोकपाल, NHRC, सिंप्लीफाइंग द लॉ, इंटीग्रेटिव द मिनिस्ट्री, रिड्यूसिंग द कंपटीशन। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी आप यहाँ पे देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी।
रोल ऑफ सिविल सर्विसेज किस तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है। रिफॉर्म रिलेटेड टू सिविल सर्विस, क्या क्या रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है, कल अगली बार करेंगे। पॉलिसी जो हमारी कंट्री में प्लान्ड सिस्टम के लिए लेकर आई गई थी। बाय दिस एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।